नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी जिस जगह पर खड़ा होकर मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, वह बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है। आप खुद ही अंदाजा लगा लें, लेकिन इतना मैं संकेत कर देना चाहता हूं कि प्राचीन भारतीय शिक्षण और ज्ञान प्रणाली से इसका बहुत गहरा रिश्ता है और पूरी दुनिया में ऐसी ही संरचनाओं के कारण भारत की कदाचित विश्व गुरु के रूप में एक पहचान रही है, जिसके लिए हिंदी के छायावादोत्तर कवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता में लिखा है, री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। यह वह जगह है जहाँ से निकली हुई शिक्षा और ज्ञान की धारा ने पूरी दुनिया को, अगर न कहें तो कम से कम पूरे एशिया को तो अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया ही था। और बहुत सारे उसके जो अंश हैं वे एशिया को भी पार करके यूरोपीय देशों तक भी निश्चित तौर पर पहुँचे थे। तो मैं ज़्यादा संदेह में न डालकर अविधात्मक रूप से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अभी विश्व प्रसिद्ध विरासत नालंदा महाविहार के भग्नावशेष प्रांगण में खड़ा हूँ। आज महाचिति के इस आभासी मंच पर शिक्षा और ज्ञान को लेकर एक अनुभव, एक चिंतन, एक परिप्रेक्ष्य आपसे साझा करना चाहता हूँ। नालंदा महाविहार के बारे में इतिहास के विभिन्न उल्लेखों और अनुश्रुतियों के माध्यम से जो तथ्य छन कर हमारे सामने आते हैं, उसके अनुसार इस विश्वविद्यालय के चरमोत्कर्ष काल में 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 शिक्षक होते थे और यह दुनिया का उस समय का एकमात्र पूर्ण आवासीय विश्वविद्यालय था, या दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया का पहला पूर्ण आवासीय विश्वविद्यालय था। इस परिसर में सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक वाद विवाद और संवाद की एक बड़ी स्वस्थ और उर्वर प्रक्रिया चलती थी। 100 व्याख्यान कक्षों में व्याख्यान होते थे, चर्चाएं होती थीं और जो श्रोता थे वे केवल श्रोता नहीं थे, केवल मन की बात कहने वाले वक्ता नहीं थे, बल्कि वक्ता और श्रोता का जो क्रम था वह बदलते रहता था, जो एक संप्रेषण के लिए, एक आदर्श संप्रेषण के लिए उर्वर गुण के रूप में है। तो इस तरह से वाद विवाद और संवाद, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस, जो विचार के विकास की प्रक्रिया है, ज्ञान के उन्मेष और विकास की जो प्रक्रिया है, उसका पूरा आयोजन इस परिसर में व्याप्त दिखाई देता था और आज उसी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहता हूँ क्योंकि देश में कुछ ऐसा वातावरण विगत कुछ दशकों में बना है कि सवाल मत करो, जो कहें वो मान लो। एक आज्ञा पालक समाज बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रश्न पर रोक,
सवाल पर रोक, संदेह पर रोक, जिज्ञासा पर रोक। कोई सत्य यदि महसूस कर रहे हो तो उसके प्रकाशन पर रोक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निरंतर कुचला जा रहा है, तो क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस तरह से उस समय कुचली जाती उन नरपतियों द्वारा, उन राजाओं द्वारा जो इस महाविहार को, इस विश्वविद्यालय को संरक्षित कर रहे थे, तो क्या यह विश्वविद्यालय इतना महान बन पाता? क्या यह महाविहार विश्व गुरुता का केंद्र बन पाता? अभी हमने एक बहुत ही दुखद घटना सुनी कि विदेश की एक हिंदी की विदुषी फ्रांचेस्का आर्सिनी को दिल्ली के हवाई अड्डे से ही रवाना कर दिया गया। उन्हें देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे ऐसे उपक्रमों से क्या देश महान बनेगा? ये वाद विवाद संवाद की जो स्वस्थ परंपरा रही है, पूरे भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, तथागत बुद्ध के चिंतन का यही सबसे बुलंद स्वर तो रहा है। विवेक, अंतर्दृष्टि, अपने हिसाब से सच का अन्वेषण और प्रकाशन। उस पर इस तरह से रोक लगाने से भारत दुनिया में एक उपहास का पात्र बन जाता है। विश्व गुरु तो कदाचित नहीं बन पाएगा। विश्व गुरुता तो दूर की बात है, सबसे पहले दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के अंतर्गत शिष्य बनने लायक लोग तो यहाँ की शिक्षा प्रणाली पैदा कर दे। किस स्थिति में पहुंच चुकी है शिक्षा प्रणाली? इसमें न विवेक को स्वीकृति है, न जिज्ञासा को स्वीकृति है, न सत्यान्वेषण को स्वीकृति है, न सत्य प्रकाशन को स्वीकृति है। हर के लिए प्रतिबंध और दंड। अजीब स्थिति में यह देश पड़ गया है। यह नालंदा का जो ज्ञान परिसर है वह इसके प्रतिपक्ष में 1500 साल से खड़ा है, और अभी इसकी जब स्मृति शेष है इन ईंट पत्थरों के रूप में, तब भी यही संदेश दुनिया को यह परिसर दे रहा है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि यह एक आधुनिक विश्वविद्यालय की जो परिकल्पना रही है, उसका एक बड़ा प्राचीन, बड़ा भव्य उत्स था। यहाँ एक बहुत कड़ी प्रवेश परीक्षा के द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश होता था। उसके बाद जो उनके साथ नियमित पाठाभ्यास, वाद विवाद संवाद, दिन भर कुछ न कुछ रचनात्मक गतिविधियों में लगे रहना, तो क्या हम ऐसे उर्वर विश्वविद्यालय परिसर की आज कल्पना कर सकते हैं? आज तो ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय नजर आ रहे हैं जिनके कुलपति केवल सरकार, संगठन विशेष और पार्टी विशेष के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। शर्म से सिर झुक जाता है कि क्या क्या हो गया है भारत को, क्या हो गया है जम्बू द्वीप को। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, वल्लभी, इन सब शिक्षा पीठों का यदि यही ढर्रा रहता तब तो ज्ञान का विकास हो चुका होता। विश्वविद्यालय के परिसर में कई कुलपति केवल जेलर की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा देखने में आता है। शाम होते ही लड़कियों के हॉस्टल पर एक अघोषित तालाबंदी हो जाती है और बहुत रोक टोक के बाद उनको सीमित रूप से बाहर निकलने या कहीं जाने की अनुमति दी जाती है, और उनका बाहर निकलना उनकी सड़ी हुई बुद्धि को केवल अपना चरित्र खराब करने जाने के रूप में दिखाई देता है। कहीं कहीं तो ऐसी विचित्रता नजर आती है कि शाम को लड़कियां लाइब्रेरी के लिए भी नहीं निकल सकती। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ कि एक प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय की कहानी सबको पता होगी कि वहाँ के कुलपति की तरह से एक घोषित या अघोषित निर्देश था
कि लड़कियां, छात्राएं लाइब्रेरी से किताबें निकाल कर इशू करा के अपने हॉस्टल के कमरे में पढ़ें, उन्हें देर रात तक लाइब्रेरी में बैठने की क्या आवश्यकता है। तो क्या यह संकुचित और धिक्कार्य सोच रहती तो यह नालंदा विश्वविद्यालय इतना गौरवपूर्ण हो सकता था? बिल्कुल नहीं। तीसरी बात मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यहाँ करिकुलम बड़ा उर्वर रहा है। उस समय की जो धर्म साधना की दो प्रधान महाधाराएं हैं, ब्राह्मण और श्रमण, उनका कौन सा ऐसा विषय था जो यहाँ पर शिक्षण का हिस्सा नहीं था? क्या गणित, क्या ज्योतिष, क्या खगोल शास्त्र, क्या बौद्ध दर्शन, महायान परंपरा के विचार, क्या वेद उपनिषद, क्या साहित्य, क्या कला, संक्षेप में उस समय की ज्ञान संरचना का कौन सा ऐसा आयाम था जो यहाँ अछूता रह गया था? और सबके साथ वाद विवाद संवाद मूलक एक प्रक्रिया के द्वारा उपलब्ध ज्ञान के परिसंस्कार और विकास का सिलसिला था, ऐसा उर्वर माहौल विश्वविद्यालय देता था। नालंदा विश्वविद्यालय की पाठ्यचर्या की बहुरूपता की जो चर्चा है वह शायद अधूरी रहेगी इस तथ्य के बिना कि यहाँ भाषा की भी बहुरूपता थी। कई भाषाओं का शिक्षण होता था, बहुभाषिक शिक्षण पद्धति थी। और बहुभाषिकता की जब बात हो तो यह कहना तो बनता ही है कि जिस तरह से एक भाषा अंग्रेजी का साम्राज्यवाद आज चल रहा है, वह बहुत कुछ स्थानीय, क्षेत्रीय या भारत की बहुत सारी मातृभाषाओं पर हावी हो रहा है। तो अंग्रेजी जानना अपने आप में कोई महान गुण नहीं है, या हिंदी जानना अपने आप में कोई महान गुण नहीं है। दुनिया की तमाम मातृभाषाओं का सम्मान होना चाहिए और इसके साथ साथ एक बहुभाषिक दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। यहाँ जब से मैं इस परिसर में आ रहा हूँ, विगत कई सालों से हर बार जो यहाँ के स्थानीय गाइड बताते पाए जाते हैं, और मैं अपने भी स्रोत से यह जानता हूँ कि देव आनंद और हेमा मालिनी की फिल्म जॉनी मेरा नाम का एक गाना ओ मेरे राजा यहीं रिकॉर्ड हुई थी, और यहाँ से रिकॉर्डिंग विश्व शांति स्तूप राजगीर तक जाकर पूरी हुई थी। तो देव आनंद की बात आते मुझे उनकी क्लासिक फिल्म जो R.K. नारायण के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड पर बनी है, उसके हिंदी संस्करण का एक दृश्य आपसे साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें बहुभाषिकता के सम्मान की व्यंजना है। देव आनंद जीवन की उथल पुथल, जीवन के घात प्रतिघात के लंबे दौर के बाद भूलते भागते भटकते एक गांव में जा पहुंचते हैं। वहां के स्थानीय पंडित उन पर रौब झाड़ना चाहते हैं। संस्कृत की कुछ लाइनें बोल के कहते हैं, बताओ इसका अर्थ। यानी बाहर से आए हुए व्यक्ति को वे कूपमंडूक लोग मूर्ख के रूप में स्थापित करने पर तुले हुए थे। तो देव आनंद ने अंग्रेजी में कुछ लच्छेदार लाइनें कहीं और कहा कि बताओ इसका अर्थ। उन पंडितों का मुंह लटक गया। आशय यह है कि संस्कृत जानकर अपने को सर्वज्ञ समझने वाली दृष्टि भी उतनी ही मूर्ख है जितनी अंग्रेजी जानकर। कोई भाषा वस्तुतः ज्ञान नहीं है, भाषा एक माध्यम है। सबसे पहले तो हम मातृभाषा का सम्मान दें। मातृभाषा से ही हमारी अधिकतर अभिव्यक्तियां हैं और अधिकतर ज्ञान संसाधित हैं।
लेकिन उसके साथ एक बहुभाषिक दृष्टिकोण रखें और यह न भूलें कि भाषा अंततः एक माध्यम है। भाषा विशेष जानकर कोई व्यक्ति महान नहीं होता। तो द गाइड, या हिंदी में जिसे गाइड कह रहे हैं, उस फिल्म के इस संदेश के जरिए नालंदा महाविहार में जो बहुरूपी बहुभाषिक करिकुलम था, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षण पद्धति में उसकी जो स्थिति बन रही है, उसके प्रति एक आशावादी नज़रिया पेश करता हूँ। अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आजकल के जो विश्वविद्यालय संसाधनों से बहुत ज़्यादा वंचित दिखाई देते हैं, क्योंकि संसाधन दाता सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ज्ञान और शिक्षण की धारा निरंतर आगे बढ़ती रहे। उसके लिए हम जैसे बेशुमार जनों के कर से जो राष्ट्रीय कोष बनता है, उसमें से एक निश्चित सम्मानजनक या ज़रूरत के हिसाब से राशि या संसाधन विश्वविद्यालयों को दें। इससे सरकार धीरे धीरे किस हद तक हाथ खींच चुकी है हम जानते हैं। क्या बिना संसाधन के विश्वविद्यालय की यह जो शिक्षण प्रक्रिया है, शोध प्रक्रिया है, ज्ञानोन्मेष और ज्ञानान्वेषण की प्रक्रिया है, ज्ञान विकास की प्रक्रिया है, चल सकती है? कहीं कहीं तो लाइब्रेरी तक ठीक ढंग से बनाए नहीं गए हैं। नालंदा महाविहार जो सदियों तक शिक्षा का आलोक बिखेरते शान से खड़ा रहा, और यहाँ की जो समृद्ध लाइब्रेरी रही है, जो अति समृद्ध पुस्तकालय रहा है, उसके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं। जैसे 3 मंजिली लाइब्रेरी थी कुछ के अनुसार, और कुछ के अनुसार 3 खंडों में बटी 9 मंजिली लाइब्रेरी थी। बेशुमार पांडुलिपियां थी। हम अक्सर देखते हैं कि विश्वविद्यालय में जिनको नियुक्ति मिलती है, जिन प्रशासकों को, 3 चीज़ों को लेकर आर्थिक भ्रष्टाचार दिखाई देता है। एक तो सरकार देती ही बहुत कम है, और उसके बाद जो देती है उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए, लाइब्रेरी के लिए जो फंड आते हैं उनमें गोलमाल किया जाता है। और तीसरा स्रोत उन प्रशासकों के लिए यह होता है कि वे वैकेंसी निकालकर नियुक्तियां करके कमाएं, और इस तरह से वे उस दी हुई राशि की क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करते हैं जो वे प्रशासक या किसी पद पर बैठने के लिए खुद किसी बिचौलियों को या डायरेक्ट सरकारी तंत्र के किसी प्रशासक या नेता को देते हैं। तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयों पर एक अघोषित दबाव पड़ता है, दबाव दिया जाता है, और कई चाटुकार ऐसे कुलपति नुमा प्रशासक यह भी कहते पाए जाते हैं और करवाते पाए जाते हैं कि जो कमरा है उसका अधिकतम उपयोग हो, विश्वविद्यालय में जो बिल्डिंगें हैं उनका अधिकतम उपयोग हो, क्योंकि जब संसाधन दाता संसाधन नहीं देंगे तो फिर आगे तो वही होना है कि कहीं न कहीं से अर्जित करना है। तो कोई विश्वविद्यालय अर्जित कहाँ से करेगा? उसी कैंपस का उपयोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के केंद्र बना के करेगा, या टीचरों पर दबाव डालेगा कि कहीं से फंडिंग एजेंसियों के जरिए, चाहे वो निजी हो सरकारी हो, खुद फंड लाएं। हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, हम केवल आपको नियुक्त करके छोड़ देंगे, क्लासरूम दे के छोड़ देंगे। तो क्या नालंदा विश्वविद्यालय के साथ वह होता तो यह इतना बड़ा विराट विश्वविद्यालय बन पाता? इसके जो बहुत बड़े संरक्षक सम्राट हर्षवर्धन थे, कहा जाता है कि 100 गांवों की आमदनी इस विश्वविद्यालय को उन्होंने डोनेट की थी। तो विश्वविद्यालय बहुत शान से चलता था। यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स, छात्र और
शिक्षक का जो अनुपात दिखता है इसके चरमोत्कर्ष काल में, वह 5 से 7 तक, बस एक टीचर 5 से 7 छात्र। और आज क्या दिखता है? आज तो देख रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय तक में यह रेशियो 45 से 60 तक है। ऐसे में एक एक विद्यार्थी के साथ जो एक अंतरंग रिश्ता टीचर का होता है वह कहाँ से बन पाएगा? तो कुल मिलाकर यह विश्वविद्यालय एक बहुत ही उर्वर संदेश देता है, एक चेतावनी हमारे सामने रखता है, हमें चेताता है कि जल्दी से नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, वल्लभी आदि शिक्षा केंद्रों के कुछ संदेश को तो अपने भीतर धारण करो, विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराओ। एक तो सही संसाधन, शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात, ज्ञान की बहुरूपता, करिकुलम की बहुरूपता, शिक्षण प्रणाली में वाद विवाद संवाद की संरचना, प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना, जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश करना, और कहीं कोई नया मत आता हो जो पहले की परंपरा में स्थापित मत का बहुत करारा खंडन करता हो तो भी उसका स्वागत करना। तो इतनी चीज़ों का समावेश विश्वविद्यालय परिसर करें, नहीं तो भारत विश्व गुरु क्या बनेगा, दुनिया की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में पढ़ने लायक अपने यहाँ से विद्यार्थी तक देने में अक्षम रहेगा। शिक्षा क्या है? शिक्षा को यदि बहुत संक्षेप में हम परिभाषित करें तो मनुष्य की जो सकल संभावना है, जो नेचुरल तौर पर, प्राकृतिक तौर पर उसके भीतर होती है, उसे अंकुरित करने, पल्लवित करने और विकसित करने की प्रणाली है। मनुष्य के भीतर निहित विवेक, सृजनात्मकता, क्रियाशीलता आदि को जगाने और उसे आकार देने की प्रणाली है, ताकि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके, मनुष्य का एक बेहतर सामाजिकीकरण हो सके, वह मनुष्य मनुष्य के रूप में, एक सामाजिक प्राणी के रूप में और एक समाज हित, विश्व हित करने वाले एक घटक के रूप में आकार ले, खुद भी अच्छा जीवन जिए, दूसरों को भी जीने दे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ऐसी आदर्श कल्पना के साथ किसी विश्वविद्यालय को आकार लेना चाहिए। यह परिसर यही संदेश देता है। आप भी इस परिसर में आएं, यह आग्रह है, और यह संदेश एक बार ग्रहण करें और यहाँ से अपने यहाँ ले जाके जो भी आपको भूमिका मिलती है उसमें इस संदेश का कोई अंश प्रसारित करें, ताकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था फिर से दुरुस्त हो, फिर से अच्छी हो, वाद विवाद संवाद से, तार्किक पद्धति से नव नव ज्ञान अन्वेषण हो और भारत सही अर्थ में दुनिया को कुछ देने लायक फिर से बन सके। आज तो हम विश्व गुरुता की आत्ममुग्ध रट लगाते लगाते विश्व जोकर बनते जा रहे हैं। इस हृदय विदारक दृश्य पर जल्दी से लगाम लगे, इस कैंपस का यही संदेश है। आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। चलते चलते इतना आग्रह करूंगा कि आपको यदि यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे आप लाइक करें, अगर पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी प्रेरित करें कि इससे जुड़ें, और इसी तरह से महाचिति का प्रयास सफल करने में आप मददगार बने रहें। धन्यवाद।